हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो ये आंसर राइटिंग जो है, मेंस आंसर राइटिंग 2022 के लिए ये आज से 24 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये 90 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम है और इसकी सारी डिटेल यहाँ मेंशन है और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये 90 डेज का प्रोग्राम है और हम इसमें डेली 3 क्वेश्चन देंगे। तो पहला है GS1 का। इसका जो टाइम टेबल है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। तो पहला होगा GS1 इंडियन कल्चर। तो ये डे 1 है 24 जून। इसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे। तो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। विद टाइम इंडियन हेरिटेज हैव डेटरेटेड एंड सम आर द वर्ड्स ऑफ द बीइंग एक्सटेंड। डिस्कस द नीड ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड द सेफगार्ड ऑफ द इंडियन हेरिटेज। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, ब्रीफली एक्सप्लेन देयर पर्पस एंड सिग्निफिकेंस। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन कल्चर, मेंशन सम हड़प्पन साइट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो अगर आप बॉर्डर पे भी हैं तो तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, मतलब इतने सारे क्वेश्चन में जो डिस्प्यूटेड हैं और डाउट हैं, तो यू नेवर नो कि आप जो है आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आपको ये अफसोस नहीं होगा कि ये जो आपने 40 दिन वेस्ट कर दिए हैं, इनका अफसोस नहीं होगा। तो आप आंसर राइटिंग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप आंसर राइटिंग ज्वाइन करेंगे वो आपके लिए आगे फ़ायदेमंद नहीं होगी, तो वो आगे भी फ़ायदेमंद होगी। तो अभी ये 40 डेज़ हैं जो अपने वेस्ट मत करिए। आंसर राइटिंग ज्वाइन करिए, आंसर राइटिंग करिए। बॉर्डर पे हैं, रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, वो बात की बात है। लेकिन ये जो टाइम वेस्ट करना जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ 45-50 दिन बच जाएंगे और ये आप जो है इस टाइम पीरियड को, ये टाइम पीरियड अगर आपने वेस्ट कर लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली आपको सिनॉप्सिस मिलेंगे। तो एक हम सिनॉप्सिस जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आइडिया क्या है। देखो, सिनॉप्सिस जो है उसका मेन मेरा पर्पस ये है, आपकी कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लो, XYZ कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लो, उसमें सिनॉप्सिस इतना एब्सर्ड होता है कि आप जो है उस टेस्ट सीरीज का सिनॉप्सिस पढ़ ही नहीं सकते। उस टेस्ट सीरीज का सिनॉप्सिस आप पढ़ ही नहीं सकते। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अपना लिखते हैं, थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस देख लिया और ये देख लिया, लेकिन इतना एब्सर्ड सिनॉप्सिस होता है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मैंने सिनॉप्सिस इस तरह से बनाया है कि जैसे क्या हुआ कि आप किसी दिन आंसर राइटिंग नहीं कर पाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 90 करना तो चाहिए, मतलब आइडियली तो करना ही चाहिए कि 90 डेज रोज लिखना चाहिए। लेकिन सपोज एक दिन नहीं कर पाए या कुछ ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कुछ नहीं हो रहा, तो एक बार सिनॉप्सिस पढ़ लें, फिर उसके बाद लिख लें। तो इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। तो अगर सिनॉप्सिस ही बहुत बेकार बनेगा तो फिर तो टेस्ट सीरीज का कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज का जो क्या है कि क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, दूसरा आपका एवोल्यूशन होना चाहिए, एंड सिनॉप्सिस की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिनॉप्सिस कहते हैं यार सिनॉप्सिस देख लेंगे, अपने आप लिख लेंगे, कहीं से लिख लेंगे, लेकिन सिनॉप्सिस की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सिनॉप्सिस को भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है इस आंसर राइटिंग में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विद टाइम्स इंडिया हेरिटेज हैव deteriorated and some are the verge of being extinct. Discuss the need for the preservation and safeguard of the Indian heritage. 125 वर्ड्स का है, 8 मार्क्स का है। तो UPPSC जो है आपको 125 वर्ड्स लिखने के लिए 2 पेजेस देता है। मतलब नॉर्मली तो 2 पेजेस देता है, इस बार इसने GS4 में जो एथिक्स है उसमें गेम खेल दिया था, कहीं दो पेजेस की जगह 3 पेजेस दे दिए थे, और जहाँ 3 पेजेस देता है वहाँ 4 पेजेस दे दिए थे। तो वो ब्लफ करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आप ब्लफ हो गए तो फिर फंस गए, नहीं हुए तो ठीक है। तो वैसे आइडियली जो है 125 वर्ड्स के लिए जो है 2 पेजेस ही देता है, और 200 पर जो वर्ड्स के लिए है वो 3 पेजेस देता है। तो ये आइडियली दिए जाते हैं। तो 2 पेजेस में जो है अपना आंसर लिखना है। तो आप जैसे 1.25 से 1.5 पेजेस और मैक्स टू मैक्स आप 1.75, जिस हिसाब की आपकी राइटिंग है तो उस हिसाब से आपको ये लिखना होगा। तो थोड़ा फॉन्ट छोटा है ये, मुझे लगता है रीडेबल होगा। अगर रीडेबल नहीं है तो हम फॉन्ट नेक्स्ट टाइम अगर यूज़ करेंगे तो उसको बड़ा कर देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो विद टाइम्स इंडियन हेरिटेज हैव डेटरेटेड, तो इसमें लिखा है कि टाइम के साथ जो है इंडियन हेरिटेज डेटरेट हुआ है।
तो डिस्कस द नीड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड सेफगार्ड। तो देखो इसमें कुछ पहले वाले स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा कि एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो, ये एक ओपन स्टेटमेंट छोड़ दिया है। तो ओपन स्टेटमेंट छोड़ दिया है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे आप एक बैकग्राउंड बताएंगे इंडिया का हेरिटेज से रिलेटेड, इंडिया के हेरिटेज से रिलेटेड आपने एक बैकग्राउंड बताया, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपने इसको डेटरेशन वाले पार्ट को जो है जस्टिफाई किया और टच किया, जस्टिफाई किया और टच किया, और फिर उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन में जब ओपन एंडेड होते हैं तो यहाँ आपको कॉज ऑफ डेटरेशन भी लिख सकते हैं कि क्या एक्सटिंक्ट का कॉज है, वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है 3 पार्ट आप इसमें कैटर कर सकते हैं इनिशियल वाले में। फिर आप बात डिस्कस द नीड ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड सेफगार्ड पे आप आ सकते हैं, फिर कंक्लूड कर सकते हैं। तो सिनॉप्सिस क्या है कि इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स रिच आर्ट हेरिटेज, बिल्कुल सही, विद द टोटल 32 कल्चरल साइट्स आउट ऑफ द 40 टोटल। तो 32 कल्चरल हैं, टोटल 40 हैं। इंडिया इज रैंक 6th इन द वर्ल्ड इन द नंबर ऑफ हेरिटेज साइट। हेरिटेज ऑफ आर्ट इन इंडिया रिमाइंड अस, अब देखो मतलब आपको जो थोड़े कैची वर्ड हैं उसको भी सीखना पड़ेगा, इससे जो है आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप बहुत प्लेन लिखे मार्क्स मिलते हैं। कैची का मतलब ये नहीं है कि आप शशि थरूर इंग्लिश लिखें या फिर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में से देख के इंग्लिश लिखें, मतलब कैची मतलब एक जो वेल इस्टेब्लिश वर्ड्स होते हैं वो आपको जो है यूज़ करने आने चाहिए। तो हेरिटेज ऑफ आर्ट इन इंडिया रिमाइंड अस डाइवर्सिटी, कन्फ्लुएंस ऑफ द वेरियस रीजन, रिलीजन एंड लाइफस्टाइल ओवर द सेंचुरीज। कंजर्वेशन ऑफ सच हेरिटेज इज स्टेटेड एज फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी में आपका लिखा हुआ है हेरिटेज को कंजर्व करना। बट इन द रीसेंट पास्ट डेफिशिएंसी इन कंजर्वेशन हैज बीन ऑब्जर्व। तो आपने क्या लिखा, एक बैकग्राउंड दिया, फिर उसके बाद जो है आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि एक्सटेंट हो रहा है उसको आपने जस्टिफाई किया कि बट इन द रीसेंट पास्ट डेफिशिएंसी इन द कंजर्वेशन हैज बीन ऑब्जर्व। फिर इसी को लिंक करके आप जो है कॉजेज ऑफ द डेटरिटिएशन बताएंगे कि क्या कॉजेज थे। तो पहला स्मगलिंग हो रही है, दूसरा पुअर मेंटेनेंस है साइट्स का, जैसे अजंता केव हो गया, डेफिसिट फंडिंग टू कंजर्वेशन बॉडीज है लाइक ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे को डेफिसिट फंडिंग मिल रही है। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड कम्युनल राइट्स है, मतलब अलग अलग जैसे कम्युनिटीज़ हैं तो वो अलग अलग राइट्स और कन्फ्लिक्ट करते हैं पर्टिकुलर किसी हेरिटेज को लेके, तो इस वजह से भी जो है चीज़ें ख़राब हो रही हैं। एनक्रोचमेंट होता है ऑन मॉन्यूमेंट लैंड, जो लैंड माफिया होते हैं वो एनक्रोचमेंट कर लेते हैं मॉन्यूमेंट लैंड पे, तो इस वजह से भी। एंड द थेफ्ट है, द इंसिडेंट ऑफ द थेफ्ट ऑफ द स्कल्पचर फ्रॉम द एंशिएंट टेम्पल्स और पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम। तो टेम्पल्स और जो है म्यूजियम जो है वहाँ से जो है थेफ्ट हो रहा है। पॉल्यूशन इफेक्ट है लाइक ताजमहल, तो ताजमहल पे पॉल्यूशन इफेक्ट है, तो ये भी इस वजह से भी हमारा हेरिटेज जो है डेटरिएट हो रहा है। तो ये सारे जो है कॉजेज आ गए। आपको कॉजेज कहीं पूछा नहीं है, लेकिन आप जो है ऐसे एक ओपन स्टेटमेंट था, तो ओपन स्टेटमेंट था और उसको आपको जो है जस्टिफाई करना था कि डेटरिएट कैसे हो रहा है, तो यहाँ जो है कॉजेज लिखना जो है बनता था। फिर उसके बाद नीड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड द सेफगार्ड ऑफ द इंडियन हेरिटेज। नीड क्या है, These are the symbol of the civilization and a part of the Indian identity। बिल्कुल सही बात, symbol of civilization है ये। बूस्ट सॉफ्ट डिप्लोमेसी, तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी जो है वो बूस्ट करता है, इस वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे। बाय इम्प्रूविंग द नेशन की इमेज एट द ग्लोबल लेवल, जब आप हेरिटेज और इन सबको आप अपना प्रिजर्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी बूस्ट करेगा और आपकी इमेज को बढ़ाएगा। इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट करेगा बाय टूरिज्म। ज़्यादा से ज़्यादा जब हेरिटेज प्रिजर्व रहेंगे, एक्सटिंक्ट नहीं रहेंगे, तो आप विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री से भी जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इट ब्रिंग्स हार्मनी इन द सोसाइटी व्हेन द पीपल ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी विजिट हेरिटेज ऑफ द अदर कम्युनिटी। देखो सपोज आप ताजमहल है, ताजमहल मुगल आर्किटेक्चर है, लेकिन सब कम्युनिटी के लोग जाते हैं, तो एक तरह से जो है हार्मनी जो है डेवलप होती है। इस तरह से आप डिफरेंट कम्युनिटी की जो जगह है उनको विजिट करेंगे। अब जैसे शारदा है मेरठ में, वहाँ चर्च है,
तो चर्च है वहाँ, तो वहाँ भी जो है डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जाते हैं। रूमी दरवाज़ा हो गया, तो वहाँ सब लोग डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जाते हैं। तो इस तरह से जो है एक हार्मनी क्रिएट होती है सोसाइटी के अंदर। ये फॉस्टर होगा, ये foster the value of our ancestor, we have moral responsibility to safeguard it। तो ऑब्वियसली जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी वैल्यू को ये फॉस्टर करता है उनकी वैल्यू को, तो हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफगार्ड करने की। अब देखिए, अब जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने घर बनाया, मतलब उन्होंने कोई घर बनाया, तो आपकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस घर को आप मतलब या तो उस पर मरम्मत कराते रहें, कि अगर उसमें टूट फूट हो रही है मरम्मत कराते रहें, और जैसा है उसको प्रिजर्व करके रखते रहें। तो ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स आपके लिए कुछ आप कोई प्रॉपर्टी कोई कुछ ऐसे छोड़ के गए हैं, मतलब एक तरह से वो जब बहुत पुरानी प्रॉपर्टी हो जाती है ग्रैंड पेरेंट्स, तो एक तरह का वो भी हेरिटेज ही हो जाता है कि हमारे पुश्तों की जो प्रॉपर्टी है, तो वो भी एक तरह का हेरिटेज। तो ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन है कि आप इसको सेफगार्ड करें। दूसरी चीज़ होगी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 49 और 51 सब क्लॉज F में ये इम्पोज की गई है ड्यूटी क्या स्टेट और सिटीज़न के ऊपर कि आपको जो है प्रिजर्व और सेफगार्ड करना है इंडियन हेरिटेज। तो इसलिए ये नीड है कि आपको जो है चीज़ों को प्रिजर्व और सेफगार्ड करना है। फिर आप इसको कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूड में जो है चीज़ें आप मैंने आपको जैसे बताया था कि आप स्कीम का जो है वो यूज़ करें, कंक्लूड में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है स्कीम का यूज़ करने से। तो मैंने स्कीम का एक वीडियो बनाया है, गवर्नमेंट स्कीम का 4 पार्ट हैं उसमें, तो आप उसको देख सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है सारी स्कीम्स उसमें मोस्टली जो है रीसेंट टाइम की सारी स्कीम जो है वो कवर्ड है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो कंक्लूड करेंगे, आर्ट हेरिटेज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन विच नीड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। तो आर्ट हेरिटेज क्या है? इंस्ट्रूमेंट है एक नेशनल इंटीग्रेशन का। तो मतलब नेशनल इंटीग्रेशन का हार्मनी डेवलप होती है, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग डिफरेंट कम्युनिटी को विजिट करते हैं, एक नेशनल इंटीग्रेशन का इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फ्रॉम द ASI, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, फंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्कीम्स आनी चाहिए, सारी चीज़ें। तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और एनकरेजमेंट की ज़रूरत है फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। दो सच प्रिजर्वेशन एफर्ट आर कैरीड आउट रिसेंटली थ्रू स्कीम्स। माना कि ऐसे प्रिजर्वेशन एफर्ट जो है हाल ही में कैरिड आउट हुए हैं स्कीम के थ्रू। स्कीम कौन सी थी? स्वदेश दर्शन हो गया, प्रसाद हो गया, अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम। लेकिन ये जो है हुए हैं बट इन स्कैटर्ड फॉर्म। तो स्कैटर्ड मतलब ऑब्वियसली एफर्ट्स लिए गए हैं बट इन स्कैटर्ड फॉर्म। नीड ऑफ द आर क्या है? इज टू इनहेंस अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन हेरिटेज एंड प्रोपोगेट इट सिस्टमेटिकली। तो इंस्टीट्यूशनल एनकरेजमेंट तो चाहिए, इंस्टीट्यूशनल एनकरेजमेंट तो चाहिए, लेकिन एक नीड ऑफ द आर है कि इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में, जैसे बहुत सारे हेरिटेज हैं जिसको लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करी जाए। जैसे बहुत सारी बुद्धिस्ट साइट्स हैं आपकी, तो वो ऐसे ही मतलब नॉर्मली ऐसे ही पड़ी हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जाके अपना एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, लोगों को पता भी नहीं है कि ये इतना प्रोटेक्टेड एरिया है, और लोग उस पर जैसे लैंड माफिया है उस पर इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, और नॉर्मल लोग हो गए तो उस पर वहाँ जाके गंदगी फैलाते हैं और ऐसी मतलब चले जाते हैं। जैसे बहुत रूरल एरिया में जैसे कोई गांव है, गांव के थोड़ा दूर ऐसी साइट है, तो मतलब उसको कोई प्रिजर्व नहीं किया जाता, लोग जाके वहाँ गंदगी करते हैं, पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं तरह का, मतलब तो इस तरह से चीज़ें जो हैं हो रही हैं। तो इसमें जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करने की भी ज़रूरत है कि ये पर्टिकुलर साइट जो है एक प्रोटेक्टेड पर्टिकुलर साइट है, और इस तरह से इसको क्लीन रखा जाए, और ASI अपनी फंडिंग करके इसको प्रॉपर जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें जो है पूरा योगदान होना चाहिए। एक इंटरेस्ट भी डेवलप करना चाहिए, जैसे यूथ हो गए या फिर जो पर्टिकुलर मतलब लोग हो गए, उनके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप करना चाहिए अबाउट द हेरिटेज। मतलब अलग अलग आप जैसे मूवीज़ बने, उससे रिलेटेड मूवीज़ बने, या फिर ऐसे सेमिनार्स हों, ओपन सेमिनार्स हों,
एड्स में आए, एड्स में ये सारी चीज़ें, मतलब इस तरह से ये सारी चीज़ें दिखाई दी जाएं जो आपका जो है इंटरेस्ट भी हेरिटेज में बढ़े, एंड प्रोपोगेट इट सिस्टमेटिकली, और इसको इंटरेस्ट बढ़ाएं और उसको प्रोपोगेट भी करें। तो प्रोपोगेट तो वही एड से हो जाएगा, सिनेमा से हो जाएगा, नुक्कड़ नाटक हो गाँव में, या फिर मतलब इन सारी चीज़ों से जो है, इन सारी चीज़ों को करा जा सकता है, प्रोपोगेट इट सिस्टमेटिकली। तो ये आपका आंसर हो गया। आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन में कोई डेफिनेशन तो इसमें चाहिए नहीं थी। आप हेरिटेज एक्सप्लेन करने मत रख जाना कि हेरिटेज क्या होता है क्या नहीं होता है। सेल्फ अंडरस्टूड है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, बैकग्राउंड देंगे, फिर उसके बाद जो ये स्टेटमेंट है उसको थोड़ा जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ये होता है, एंड फिर उसके बाद इसके कॉजेज़ लिख सकते हैं आप, कॉजेज़ क्या हैं, फिर इसकी नीड क्या है, फिर उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन में कुछ स्कीम्स आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना आंसर जो है लिख सकते हैं। और लास्ट ईयर का 2021 का जो पेपर था GS 1 का, उससे डायरेक्ट जो है 10 क्वेश्चंस प्रिडिक्ट हुए थे, और 20 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, उसमें से 10 क्वेश्चंस हुए थे, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बॉर्डर पे हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि चीज़ें वेस्ट नहीं जाएंगी। लेकिन क्लियर हो गया, बॉर्डर पे हो, क्लियर हो गया, और फिर बाद में बहुत अफसोस होगा कि ये 40 दिन क्यों बेकार करे। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वेट मत करो चीज़ों का। ये आंसर है, तो आप इस तरह से जो है अपने आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये एक आपको एक सिनॉप्सिस दिया गया है, किस तरह से क्या सोच के आपको अपना आंसर लिखना होगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।